दोस्तों, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें मैंने थ्योरी मोस्टली कवर किया था। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल बातें समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारे पास 2 तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं। पहला ये कि हो सकता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जाए। भाई, जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने 1 साल के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया। दूसरा हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा समय लगे। अब ज़्यादा का मतलब चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे उससे ज़्यादा लगे। तो 2 बातें हो गई, एक हो गया कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और एक हो गया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारा टी शेप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अब जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला होगा तो उसमें एक्सपेंसेस क्या होगा, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए। हमने कोई प्लांट यूज़ किया है या इक्विपमेंट यूज़ किया है तो उसका चार्ज हो गया। या अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला 4 BHK घर बनाने का। जब हम घर बना रहे थे उसके साथ साथ मुझे दरवाजे भी लगवाने पड़े, खिड़की भी बनवानी पड़ी। तो इसके लिए मैंने वुडन डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे कहा कि भैया देखो, ये घर तो मैं बना दूंगा, स्ट्रक्चर तो मैं खड़ा कर दूंगा, बट इसमें जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन को मैंने हायर किया कि भैया देखो, इसे इलेक्ट्रिक का काम आपको करना पड़ेगा। तो ये जब मैंने एडिशनली किसी और को सबलेट किया ये काम, तब फिर उसका जो खर्चा है वो भी मैं अपने खर्चों में मेंशन कर दूंगा। इतना करने के बाद फिर जब हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैं अपने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दूंगा। और अगर जो मटेरियल मैंने लगाया है उसमें से कुछ बैलेंस बचेगा तो वो भी मैं अपना क्रेडिट साइड में लिख लूंगा। ऐसा करने के बाद फिर अब हम इसको बैलेंस करेंगे। डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर अगर हमारा डेबिट साइड आ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर अगर हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा लॉस हो जाएगा। तो सिंपल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नेचर का होगा। दूसरी तरफ जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट नेचर का होगा तब उस केस में क्या होगा कि सब कुछ यही होगा, इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। यानी कि जो बातें मैंने आपको इससे पहले बताई थी सब कुछ वैसे ही होगा। आप क्या करोगे, जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब डेबिट साइड में लिख दोगे, जितनी भी इनकम हो रही है वो क्रेडिट में लिख दोगे, जितनी भी चीजें बच गई वो भी आप क्रेडिट में लिख दोगे। साथ ही साथ क्योंकि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्रेडिट साइड में हमारे पास एक और चीज आएगी, वो होगी WIP। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वो आधा कंप्लीट हुआ है या कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। जब मैं NP लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि नेट प्रॉफिट, इसका मतलब है नोशनल प्रॉफिट। यानी कि ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि लगभग इतना प्रॉफिट होगा। हम एक्सपेक्टेड वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको नोशनल प्रॉफिट कहेंगे। जो भी नोशनल प्रॉफिट आया उसको मैंने क्रॉस में मेंशन कर दिया, नोशनल प्रॉफिट। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें से कुछ पोर्शन हम प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लेंगे और कुछ पोर्शन को हम अभी भी WIP में रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया देखो, इस तरह से समझो कि हमने फॉर एग्जांपल 50% काम पूरा कर लिया। अब जब 50% काम पूरा कर लिया तो क्या ये श्योर है कि आगे चल के जो बैलेंस 50% है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा? ये श्योर नहीं है। हो सकता है आगे चल के कुछ खर्चे एक्स्ट्रा हो जाएं जिसकी वजह से मुझे लॉस हो जाए, तो एक डाउटफुल पॉइंट है। बट फिर भी क्योंकि 50% काम पूरा हो चुका है तो हमारा हक है कि मैं कुछ प्रॉफिट अपने पास रखूं, लेकिन पूरा प्रॉफिट मैं नहीं रख सकता। तो जब मैं कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रखता हूं तो जितना प्रॉफिट मैं अपने पास रखता हूं उसको हम लोग प्रॉफिट के नाम से दिखा देंगे, और जितना प्रॉफिट अभी मैं रोक देता हूं उसको मैं या कहूं तो WIP में दिखा दूंगा या तो रिजर्व के नाम से मैं इसको बना दूंगा कि भैया इतना पैसा भी मैंने रिजर्व में रखा है। फ्यूचर में जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचा हुआ रिजर्व है उसको हम अपने पास रख लेंगे एज अ प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट ये आता है कि आखिर इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे कि जो नोशनल प्रॉफिट आया है उस नोशनल प्रॉफिट को 2 पार्ट में जो हमें डिवाइड करना है, प्रॉफिट और रिजर्व, ये हम करेंगे कैसे। आइए सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हमें ये काम करना होगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो वर्क है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमें देखना होगा कि कितना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है। 4 बातें हैं यहाँ पे। एक हो सकता है कि हमारा वर्क 25% से कम कंप्लीट हुआ हो, एक हो सकता है कि हमारा वर्क 25 से 50% के बीच में हुआ हो, एक हो सकता है कि हमारा वर्क 50 से ज़्यादा और 90 से कम हुआ हो, और एक हो सकता है कि 90 से ज़्यादा हो, यानी कि अब लगभग काम हमारा कंप्लीट होने के दायरे में आ चुका हो। तो हमने अपने नोशनल प्रॉफिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट लेंगे। एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। When work in progress certified is less than 1/4 of the contract price, यानी कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर एग्जांपल हमारा 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से अगर 25,000 से 2,50,000 से कम का अगर हमारा काम पूरा हुआ है, क्योंकि 10 लाख का 25% होगा 2,50,000, यानी कि 2,50,000 से कम का अगर हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है, सर्टिफाई हुआ है, ये वर्क सर्टिफाइड क्या है मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो 25% से कम अगर वर्क कंप्लीट हुआ है, देन नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि उस केस में आपको कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर करने का हक नहीं है। दैट मीन्स कि जितना आपका नोशनल प्रॉफिट है पूरा का पूरा आप रिजर्व में डाल दोगे, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा निल और रिजर्व पूरा का पूरा चला जाएगा। जितना नोशनल प्रॉफिट है वो हमारा रिजर्व बन जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज रीजनेबली एडवांस। भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को 25% भी पूरा नहीं किया है, तब आप ये कैसे कह सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो थोड़ा सा ये डाइसी केस है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि भैया आप एक काम करिए कि अप टू 25% जब आपका काम कंप्लीट हुआ है, तब आपके पास ये परमिशन नहीं होगी कि आप उसको अपना प्रॉफिट बुक करो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं 25% से ज़्यादा और अप टू 50%, यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है, when work in progress certified is 1/4 or more but less than 1/2 of the contract price, यानी कि 25% से ज़्यादा और 50% से कम, then generally 1/3 of the profit is transferred to profit and loss account। उस केस में जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा, उस नोशनल प्रॉफिट का 1/3 प्रॉफिट आपको अपने पास रखने की परमिशन है। बचा हुआ 2/3 आप अभी भी रिजर्व में रखोगे। तो क्या लिखा है, द बैलेंस अमाउंट इज ट्रीटेड एज रिजर्व। दस प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंप्यूटेड इन द बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो जब मैंने आपसे कहा ना कि नोशनल प्रॉफिट का 1/3 आप लिखाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे नोशनल प्रॉफिट लिखा उसका 1/3 निकाल दिया, ऐसा नहीं है। उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा, उसको हम देखते हैं। देखो जो हम आपको सबसे पहला तरीका बता रहे हैं, ऐसा तरीका यूजुअली फॉलो अप नहीं होता है, बट फिर भी बुक में ये लिखा हुआ है तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट नोशनल प्रॉफिट का 1/3 तरीका। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। रियल जो तरीका फॉलो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से, वो ये वाला होता है। इसमें क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है भाई, नोशनल प्रॉफिट तो आपको पता है कि जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है उसका 1/3 निकाल लोगे और उस 1/3 को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी कि हमने कितना काम पूरा किया है उसमें से कितना पैसा मुझे मिल गया है। क्योंकि काम पूरा होने के बेसिस पे आप प्रॉफिट बुक करो, ये अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि मुझे पैसा मिला हो। तो हम प्रोपोर्शनेटली जितना पैसा मिला है उतना ही प्रोपोर्शनेटली हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, क्योंकि जब कैश मेरे पास आएगा प्रॉफिट तो मेरा तभी कहलाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी कि वर्क सर्टिफाइड का जितना परसेंटेज आपको कैश मिला होगा उतना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसी तरीके से जब मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं तो बिल्कुल वही चीज होगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि पहले मैं 1/3 की बात कर रहा था, अब मैं 2/3 की बात करूंगा। पहले जब मैंने 25 से 50 के पीस में आपको बताया था कि 1/3 आप प्रॉफिट रख सकते हो और 2/3 आप रिजर्व में रख सकते हो, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ 2/3 प्रॉफिट रख सकते हो और 1/3 रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो क्या लिखता है, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 मोर बट लेस देन 9/10 ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 90% से कम है, then in that case the profit is transferred to profit and loss account is computed as follows। कैसे है, मैं पहला फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ जो कि यूज नहीं होता है। तो फॉर्मूला होगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, बस 1/3 की जगह पे अब 2/3 मैंने लिख लिया। लास्ट पार्ट आता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में पूरा हो जाए, यानी कि नेक्स्ट ईयर में पूरा हो जाए या 90% से ज़्यादा पूरा हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर कंप्लीशन देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द होल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम होल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि अब 10% में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। The portion of estimated profit is to be transferred to profit and loss account is computed by any of the following formula। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ बेसिकली आपके सामने 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भैया आप एक काम करो कि जो भी आपके लिए कंजर्वेटिज्म रूल को फॉलो करते हुए जिसमें प्रॉफिट सबसे कम आएगा उसको कंसिडर करो, बट इसमें आपके पास चॉइस है, ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि ये चारों फॉर्मूले अपने पास आप याद भी रख लीजिएगा। फॉर्मूले एक बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। पहला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो इस बात को समझिएगा
मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे हुआ क्या होगा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया होगा तो उसमें 90%, जैसे फॉर एग्जांपल 90% अगर वर्क पूरा हुआ है तो 90% के जितने खर्चे हुए हैं वो लिखाया होगा, 90% जितना वर्क सर्टिफाइड है इनकम हुआ है वो दिखाया होगा। बचे हुए जो 10% है उसका भी एस्टिमेशन आप जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? जो बचा हुआ 10% है उसका एस्टिमेशन अब निकालना आसान है भाई। जब 100 में से 90% काम हो गया तो 10% कौन सी बड़ी चीज़ है। तो बचे हुए 10% का भी एक एस्टिमेशन खर्चा निकाल लो, एस्टिमेटेड इनकम निकाल लो, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे हमने एक एस्टिमेशन 10% का और जोड़ लिया। तो जो भी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है उसका हम लोगों ने वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके प्रोपोर्शन में जितना वर्क सर्टिफाई हो गया उतना प्रॉफिट अभी हम बुक कर लेंगे। दूसरा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आप देखो तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऊपर हम लोगों ने प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिया था, नीचे हम लोगों ने प्रपोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड ले लिया। हालांकि आप पूरा फॉर्मूला लगाना चाहो तब भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। यानी कि अब यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे बात होगी कि टोटल कितना खर्चा लगना है जिसमें से कितना खर्चा लग गया, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट से प्रपोर्शन निकाल लोगे, वो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। लास्ट पार्ट कहता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। यानी कि जो पुरानी बात थी वो बिल्कुल सी वाला पॉइंट बिल्कुल रिपीट कर दिया। साथ ही साथ इसको भी आप प्रपोर्शन निकालो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड में जितना परसेंट कैश आपको मिल गया है उतना परसेंट ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो चारों में से जो भी फॉर्मूला आपको सही लगे या जिसकी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी हुई है उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा लोगे। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे की बात के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।